हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने लास्ट टाइम जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल का इंट्रोडक्शन सीख लिया था और उसके साथ में हमने उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमने जान लिया था। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या जाना, हमने जाना क्या कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है, उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। हमने जाना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। और साथ में हमने उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जो है वो रीड किया और वो था कि हम कैसे कोई जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। कहने का मीन्स है कि अगर आपको कोई थीटा गिवन हो या कोई आर डिस्टेंस और थीटा गिवन हो तो आप उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे फाइंड कर सकते हो। अब आज अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, कोई थीटा एंगल बनाते हुए, ठीक है, थीटा एंगल बनाते हुए उसको रख देते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि थीटा एंगल पर इसको कैसे रखेंगे। ठीक है, पहले तो एक बार आपको थोड़ा सा इसका बेसिक आपको समझ लेना है कि मान लो कि अपने पास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई सोर्स है, ठीक है, कोई चार्ज है और इधर यहाँ पर इस तरीके से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ऐसा जो फील्ड इससे क्रिएट होगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर यहाँ तक? और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, ये वाला अपन को कंसीडर करना है। तो हमने क्या कंसीडर किया कि ये अपने पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में है। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं ए बी, जैसे कंसीडर कर लेते हैं ये अपने पास में एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और इस इलेक्ट्रिक डायपोल का ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये वाला एंड इसका नेगेटिव चार्ज होगा। आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखना है वो भी थीटा एंगल बनाते हुए, लेकिन थीटा एंगल जो है वो किनके बीच में बनने वाला है ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। मैंने बताया कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी और ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी। क्लियर ही आता है? तो अगर आप इसको इस तरीके से रखोगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, तो ये वाला जो एंगल जो बनेगा दैट एंगल विल बी थीटा। मतलब इस एंगल पर आपको इस तरीके से इसको रखना होगा। तो हम क्या करते हैं कि उस इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी को इस तरीके से थीटा एंगल बनाते हुए रख देते हैं। ठीक है, जहां ये पी वेक्टर जो है शो कर रहा होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को, एंड वी नो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और जैसे हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो अपन जानते हैं कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा F इक्वल क्यू ई, और इसी तरीके से माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो जाएगा F इक्वल क्यू ई होगा, और ये डिस्टेंस सेपरेशन जो है वो 12 है। अब ऐसा करने से होगा क्या, तो हम अपन देखेंगे कि इसको हम थोड़ा सा जनरलाइज करें उससे पहले हम टॉर्क को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने टॉर्क पढ़ा है 11th क्लास में। ठीक है, रोटेशनल मोशन में रिजिड बॉडी में। तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कि ये अपने पास में एक सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम को मैंने इस पॉइंट पर इस तरीके से फिक्स किया हुआ है। मान लो कि यहाँ पर मैंने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, सस्पेंड कर दिया इस जगह। अब मैं अगर इस पर इस वाले एंड पर अगर कोई फोर्स अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये फोर्स अप्लाई करने पर ये इस तरीके से इसके रेस्पेक्ट में, जिस पॉइंट के ये रेस्पेक्ट में हिंज किया हुआ है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्लियर यहाँ तक? तो जब ये रोटेट करेगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टॉर्क। और अपन जानते हैं इस टॉर्क की वैल्यू जो है वो क्या होगी, जो ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड और इस फोर्स की इस ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दैट इज नोन एज टॉर्क। ठीक है, यहाँ पर टॉर्क जो है वो एक कपल फोर्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन होता क्या है, कपल फोर्स पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक है, एक बार इसको इस तरीके से समझिए कि ये अपने पास में सिस्टम है, पहले हम एक सिंगल फोर्स अप्लाई कर रहे थे इस सिस्टम पर, अब मैं यहाँ पे एक फोर्स और अप्लाई करता हूँ और दोनों फोर्स की डायरेक्शन जो है वो कैसी है, सेम है।
तो क्या होगा, दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी, तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर इन दोनों का जो है वो समेशन होगा, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स जो है इस डायरेक्शन में होगा और ये जो सिस्टम है वो ट्रांसलेटरी मोशन में होगा, मतलब इस तरीके से एक लीनियर मोशन करना स्टार्ट कर देगा ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन मैं इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ कर दूं, इस तरीके से फोर्स की डायरेक्शन कर दूंगा, तो क्या होने वाला है, ये फोर्स की डायरेक्शन इधर है, इस फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो ये एक इस ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेकिन ये रोटेशन किसकी वजह से हुआ, इन दोनों फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इन दोनों फोर्स को कपल फोर्स बोलते हैं, और इस कपल फोर्स की वजह से इसके रेस्पेक्ट में, इस ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसमें रोटेशनल मोशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अब अपन जब इसका टॉर्क लिखना चाहेंगे तो ये फोर्स, ठीक है, और इसकी ओरिजिन से जो क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये रोटेट करेगा, ठीक है, तो इसके यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसके रेस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी, क्लियर, या तो उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। एक तो तरीका ये होता है, या फिर हम यहाँ पर क्या करें, कोई भी एक फोर्स का मैग्नेट, अगर दोनों फोर्स सेम है, ठीक है, अगर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो कोई भी एक फोर्स ले लीजिए और उसका एक यहाँ तक या पूरी डिस्टेंस जो है उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर्स से, तो क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। तो कहने का मीन्स ये है कि यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है इसकी एक्टिंग लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है। ध्यान रखने वाली बात है कि टॉर्क के लिए जो कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, एक तो फोर्स की डायरेक्शन जो है अपोजिट होनी चाहिए, एक्टिंग लाइन डिफरेंट होनी चाहिए, दैट इज नोन एज एक्टिंग लाइन, एक्टिंग लाइन, ठीक है। ये फोर्स की एक्टिंग लाइन है, तो इनके बीच की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये एंगल थीटा गिवन है और ये आप देख सकते हो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है और ये जो है 12 है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन जाएगा, 12 sin थीटा हो जाएगा। मैं इसको डिनोट कर देता हूँ ए बी और ये क्या हो जाएगा, एज ए सी। क्लियर, यहाँ तक अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक ये पॉइंट। अब आप इजीली इसका जो टॉर्क है वो फाइंड कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक। अब देखो टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं, देखो अब यहाँ पर पहले कुछ पॉइंट नोटेड जो है वो क्या है कि इस पूरे सिस्टम पर पहले तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि इस पूरे सिस्टम पर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 होने वाला है। क्लियर यहाँ तक। तो आप यहाँ पर देख सकते हो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डायपोल इज। अब आप देखिए यहाँ पर इस बी पॉइंट पर एफ क्यू ई लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0, ठीक है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी रिजल्टेंट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट विल बी 0 बिकॉज both forces have same magnitude but in opposite direction, so they cancel out to each other. Okay, now अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा मैंने अभी बताया, तो मैं ये वाला एक फोर्स ले सकता हूँ और ये यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूंगा, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर नहीं आता, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इसका टॉर्क मिल जाएगा, ठीक है। सो टॉर्क टो, ठीक है, that will be equal to magnitude of force F multiply perpendicular distance between acting line of both forces, and that will be tau equal F into 12 sin theta, so tau is equal to F is QE, so we can write here this equation as E, या यहाँ पे लिख देता हूँ 2QL into E and sin theta, 2QL into E sin theta, and we know 2QL is electric dipole moment and we know P is 2QL, so we can write here this equation tau equal PE sin theta, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मिल जाता है हमें टॉर्क के लिए, ठीक है। और
क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर। ओके, तो ये हमें इसका टॉर्क का फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म, ओके, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क मींस टॉ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। देखो यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी है और ए भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पर इनके मल्टीप्लिकेशन में साइन थीटा आ रहा है, इसका कोफिशिएंट साइन थीटा आ रहा है। तो अपन जानते हैं जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन के साथ में उसका कोफिशिएंट साइन थीटा होता है, दैट मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मींस वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट होगा तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, दैट विल बी न्यूटन इनटू मीटर। अब मैं इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस यहाँ पर लूंगा, ठीक है। स्पेशल कंडीशंस क्या होगी आप एक बार चेक कर लीजिए, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस में जो फर्स्ट केस है इसका, केस फर्स्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट केस में अपन यहाँ पर है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको कंसीडर करके चलना है, टू इक्वल पीई साइन थीटा, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या होगा, जब इस पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ये है ना एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे तब इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा तो टू विल बी 0, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। कहने का मीन्स ये है कि जब ये प्लस यहाँ पर होगा और ये माइनस यहाँ पर होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से रखा हुआ होगा, ये माइनस और ये प्लस, तब इस पर कोई भी देखो आप, एक तो फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, एक फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, तो इस पर इसी तरीके का कोई कपल फोर्स क्रिएट नहीं होगा और ये रोटेट नहीं करेगा, मतलब इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब ये टॉर्क इस सिचुएशन में 0 होता है तब हम इसको बोलते हैं इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल गया, इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, केस सेकंड। केस सेकंड देखिए यहाँ पर, केस सेकंड में अब देखिए अपन केस सेकंड में एंटी पैरेलल को या चलो एक बार परपेंडिकुलर को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब p वेक्टर और e वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो मींस थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, मतलब जो e वेक्टर की डायरेक्शन तो इधर ही है लेकिन ये ऐसे चला गया, तो अब देखिए p वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है, अबाउ हो गई, मतलब इस अपवर्ड हो गई तो ये राइट एंगल पे होंगे, तो राइट एंगल पर होंगे तो ये थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब देखिए टॉर्क क्या होने वाला है, तो हम देखेंगे कि sin 90 डिग्री and that is 1 and we know in the sin theta maximum value is 1, ठीक है। so torque will be also maximum, ठीक है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैक्सिमम होगा, सो टॉ मैक्सिमम इक्वल टू पी, आप यहाँ पर इसको लिखोगे, क्लियर यहाँ तक, एंड न्यूटन इनटू मीटर। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका केस थर्ड यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। केस थर्ड में क्या होगा देखिए एक बार, कि अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसको हम अगर इस तरीके से रखें कि दोनों की डायरेक्शन जो है एंटी पैरेलल हो मींस पी वेक्टर मान लो कि है ना ये इस तरफ है और ई वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए। तो जब ये एंटी पैरेलल होंगे तो थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री होगा तो अपन जानते हैं साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो फिर से टो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी टो 0 हो गया और यहाँ पर भी टो 0 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों, अब इसका मतलब मैं इसको भी इक्विलिब्रियम ही कहूंगा, इसको भी इक्विलिब्रियम ही कहूंगा, ठीक है। ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट ही है, लेकिन ये कौन सा वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मैंने तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा है, तो ये अनस्टेबल होगा, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो अब आप सोचोगे कि इसको स्टेबल क्यों कहा और इसको अनस्टेबल क्यों कहा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझिए। मान लो कि ये पहले इस तरीके से रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और ये अपना प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है।
और इसमें आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ ये मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब ये पैरेलल है। अब पैरेलल है तो अब आप सोचिए कि जब आप इसको थीटा एंगल पर रख रहे होते हो, ये प्लस और ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पर फोर्स इस तरीके से अप्लाई करता है कि ये इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए, इसको है ना अलाइन करने की टेंडेंसी रखता है। मतलब इसमें एक टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है टू अलाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल जब तक ये इसके है ना अलाइन नहीं हो जाते, कहने का मीन्स है कि इसकी पी वेक्टर की डायरेक्शन और ई वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम नहीं हो जाती है, ठीक है। तब तक ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, इसको इस पर टॉर्क अप्लाई करेगा, ठीक है। और ये जब भी ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा, अब आप इसको, अब ये इक्विलिब्रियम में है, अब मैं अगर यहाँ से इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अगर जैसे डिस्प्लेस करूंगा तो वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या कर देगा, इस वाली सिचुएशन पर वापस से ले आएगा। मतलब ये स्टेबल है, ठीक है। आप मतलब आप इसको स्टेबल से वापस से डिस्प्लेस कर रहे हो, ठीक है, वापस से वहीं पर आ रहा है, मतलब ये इसकी स्टेबल कंडीशन हो जाएगी, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन मान लो कि अब ये प्लस क्यू इधर है और ये माइनस क्यू इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, तो अब इस पर इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर हो गई, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, दोनों एंटी पैरेलल है। अब एंटी पैरेलल है तो मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसमें एक टेंडेंसी क्रिएट कर देता है टू अलाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि अगर आप इसको ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही है, लेकिन जैसे आप इसको इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की टेंडेंसी रखता है, इस वजह से ये पूरा इस तरीके से रोटेट होता हुआ वापस यहीं पर आएगा। मतलब ये अब उस वाली सिचुएशन में रहा नहीं, ठीक है। इक्विलिब्रियम में भी तो था लेकिन अनस्टेबल में था, ठीक है। इसलिए इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये तो था टॉर्क। जब हम कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को रख देते हैं तो इसमें क्या होने वाला है, ये यूनिफॉर्म था, और यूनिफॉर्म में आप क्या देखोगे कि फोर्स कैसा रहता है, सेम रहता है, ठीक है। ये इसमें बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आगे वाला जो पॉइंट है वो क्या रीड करने वाला है कि क्या होगा जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रख देते हैं, तो उसको उस वाले पॉइंट को आपको थोड़ा और ज़्यादा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये तो इजी वे था, इजी तरीका था, क्योंकि हम इस तरीके के पॉइंट पहले 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, टॉर्क वगैरह, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार आपको वो वाला पॉइंट अच्छे से समझना होगा, तो इसके लिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो नोट कर लिया। अब देखते हैं अपन तो अपना अब नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो अब क्या होने वाला है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगा और कहीं पर वीक भी होगा। क्लियर यहाँ तक। तो हम इसके क्वालिटेटिव डिस्कशंस पहले अपन यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो क्वालिटेटिव डिस्कशन क्या होगा इसका, क्वालिटेटिव डिस्कशन में मैं इसका फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, व्हेन P वेक्टर एंड E वेक्टर बोथ आर पैरेलल, अगर ये दोनों अभी एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक, दोनों की डायरेक्शन कैसी हो, पैरेलल हो, तब क्या होने वाला है, ठीक है। पहले आप इसको समझिए, फिर अब एंटी पैरेलल होगा तब क्या होगा उस पॉइंट को हम समझेंगे, फिर आगे उनका जो इलेक्ट्रिक डायपोल है या उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या होगा, फिर हम वो समझेंगे। क्लियर यहाँ तक। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम हो, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वीक है, और यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, है ना। इस तरीके से इसको कंसीडर कर लीजिए।
मतलब कुछ ऐसा ये होगा, ऐसा मान लीजिए आप, ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें जा रही होगी, ठीक है, इस तरीके से जा रही होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा है, वीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ई तो प्रेजेंट है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। अब ये नॉन यूनिफॉर्म है तो अब मैं इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या रखने वाला हूँ, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख देता हूँ। मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ लेना। और मान लेते हैं कि ये सेपरेशन आप अभी एल ही इसको कंसीडर करके चलिए, है ना, ज्यादा कुछ अपन को नहीं लेना क्योंकि इसमें है ना केवल फॉर्मूला डेराइव करना है। अब मान लीजिए कि जब अपन ने इसको इसमें रख दिया, इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अब आप सोचोगे क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने किस तरफ शो की हुई है, इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये मान लो कि ये फोर्स क्या है, यहाँ पर F1 है, और ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स अप्लाई होगा, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये होगी इस डायरेक्शन में, लेकिन ये क्या होगा, F2 होगा। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो इस चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो इसके कंपैरिजन में कैसा होने वाला है, ज्यादा होगा, मींस F1 इज ग्रेटर देन F2। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, हियर F1 इज ग्रेटर देन F2, ठीक है। क्यों हुआ है, क्योंकि F1 वाले में स्ट्रॉन्ग फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर वीक फील्ड प्रेजेंट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। सो रिजल्टेंट फोर्स, तो अभी इस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, अब आप इजीली बता सकते हो F1 माइनस F2, ये इस पर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा। क्लियर यहाँ तक। अब ये रिजल्टेंट फोर्स, अब आप सोचिए कि ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये कौन से डायरेक्शन में मूव करने वाला है, तो आप इजीली देख सकते हो कि ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब किस तरफ मूव करने वाला है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव करने वाला है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक डायपोल, सो इलेक्ट्रिक डायपोल डायपोल विल मूव इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सॉरी will move towards to strong इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, इस तरफ मूव करेगा, मतलब इस पर इधर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा। क्लियर यहाँ तक। तो ये होता है कब, जब है ना कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को आपको है ना इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो जहां पर ये वीक होगा और ये स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये पॉइंट क्लियर होगा, हो गया होगा। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो फिर अब हम क्या देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल को अब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से रखें कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, दोनों एंटी पैरेलल हो, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो। इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन, मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए एक दूसरे की, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या होने वाला है उसको आप चेक कर लीजिए। तो हम क्या देख रहे थे कि ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा अपना, ठीक है, व्हेन P वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू E वेक्टर, मतलब इसका मतलब क्या है, एंटी पैरेलल, इस साइन का मतलब एंटी पैरेलल है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। और हम क्या लेकर चल रहे थे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वीक, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वही एक बार इसको वापस इस तरीके से डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। अब आप देखोगे कि अब क्या होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इसकी ई की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर एक क्यू चार्ज है या क्यू चार्ज है तो ये माइनस क्यू वाला चार्ज होगा और ये प्लस क्यू वाला
चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। इसमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने रख दिया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो इस पर, इस वाले प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा F1, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है यहाँ तक। और माइनस क्यू चार्ज पर तो अपन जानते ही हैं, माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है, तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा। और हमने इनको क्या डिनोट कर रहे थे, इसको तो हम F1 डिनोट कर रहे थे, उसको F2 डिनोट कर रहे थे। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आप देख सकते हो कि ये वाला चार्ज तो वीक फील्ड में है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में है, तो अब F2 ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, F1 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हियर F2 इज ग्रेटर देन F1। क्लियर है यहाँ तक। ये क्यों हुआ ये आपको नोट कर लेना, अपनी लैंग्वेज में आप इनको नोट करके लिख सकते हो। एक पॉइंट में यहाँ पर लिखवा देता हूँ नोटेड करके। क्या हो जाएगा, F2 इज ग्रेटर देन F1 बिकॉज माइनस क्यू चार्ज इज प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या होने वाला है, इसका जो रिजल्ट निकलने वाला है वो क्या होगा, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि F2 इज ग्रेटर देन F1, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स दैट विल बी F2 माइनस F1। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, F1 माइनस F2, लेकिन अब क्या हो गया, F2 माइनस F1 हो जाएगा। तो इस फोर्स की वजह से अब ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, टुवर्ड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले वाले में ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा था, अब ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, टुवर्ड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो इलेक्ट्रिक डायपोल, electric dipole will move toward to weak electric field। क्लियर यहाँ तक। तो ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये सेकंड केस भी क्लियर हो गया। अब हम इसका आगे जो फॉर्मूला है फोर्स का वो डेराइव करेंगे पी के टर्म में, ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। यहाँ पर हमने इसका क्वालिटेटिव पॉइंट जो है उसको हमने डिस्कस कर लिया, जो केस बने, ठीक है, हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को है ना कैसे रखते हैं, तो उन पर किस तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक। तो एक बार इसको भी नोट कर लीजिए। ओके, तो नोट कर लिया। अब हम इसके नेक्स्ट डिस्कशन पर चलते हैं। मैंने अभी बताया आपको, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्रिएट हो रहा होगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो डिस्कशन करने वाले हैं वो इसका क्वांटिटेटिव डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव डिस्कशन हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वांटिटेटिव डिस्कशन में हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही कंसीडर कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और एक वीक फील्ड। ठीक है, तो मैं कुछ इसको इस तरीके से बना देता हूँ ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट। तो अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो रीजन है ये किसको शो कर रहा होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये वाला रीजन जो है वो किसको शो कर रहा होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को ये शो कर रहा होगा। अब हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख देते हैं, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, मान लो कि ये ए पॉइंट पर है और ये बी पॉइंट पर है
और दोनों का वो सेपरेशन हम 2L कंसीडर ना करके, ठीक है, हम यहाँ पर ओनली L कंसीडर करके चल रहे हैं इनका सेपरेशन, नेग्लिजिबल सेपरेशन को। अब क्या होगा, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से मतलब इधर जा रही है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी और वो होगा एफ ए, ठीक है, और इस पर इसकी डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा और वो क्या होगा एफ बी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि हियर एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा पहले वाले डिस्कशन में, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में है तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा होने वाला है, तो एफ ए ग्रेटर देन एफ बी होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ बी। सो रिजल्टेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि एफ ए की वैल्यू आप लिख सकते हो, एफ ए क्या होगा, क्यों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ए और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई बी, ये ध्यान रखना है अब आपको। ओके, तो मैं एफ ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्यू ए माइनस क्यू ई बी हो जाएगा। मैं Q को कॉमन ले लेता हूं तो F इक्वल क्या बन जाएगा, Q ब्रैकेट ए माइनस ई बी बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं यहाँ पर इस L डिस्टेंस से इसको मल्टीप्लाई कर दूं और इसको डिवाइड कर दूं तो बताओ क्या होगा, ठीक है। F इक्वल अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं QL एंड ब्रैकेट ए माइनस ई बी एंड डिवाइड L लिख दूं, तो अब आप देख सकते हो कि Q into this distance and we know that is इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और E माइनस ई बी को मैं डिनोट कर देता हूँ डेल से। तो P इक्वल क्या है QL एंड डेल E इज इक्वल टू E माइनस ई बी होगा। सो रिजल्टेंट फोर्स F विल बी P इंटू डेल E डिवाइड L हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब आप देख सकते हो कि ये फोर्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आपका जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स ये होगा, ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, F इक्वल P इंटू डेली डिवाइड L होगा। क्लियर है यहाँ तक? एक बार इसको भी नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। ओके, तो लास्ट हमने क्वांटिटेटिव डिस्कशन किया इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। अब हम उस पर बेस एक एग्जांपल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ अ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है बट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। और जो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है, मान लो कि ये कोई ओरिजिन पॉइंट है और ये कोई जेड डायरेक्शन है पॉजिटिव, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एंड दैट इज माइनस जेड डायरेक्शन, ठीक है। और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है और ये इस तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कोई रेड है तो मैं यहाँ पर डी ई डिवाइड या डेल ई लिख दो, कुछ ही लिख दो आप, डी ई डिवाइड डी ए लिख दीजिए या जो भी अपना फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ सिस्टम हैविंग अ टोटल डाइपोल मोमेंट। मान लो कि एक टोटल डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, इक्वल टू 10⁻⁷ कूलम्ब/मीटर इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट है और उसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस जेड डायरेक्शन की तरफ है। मतलब यहाँ पर तो क्या रखा हुआ होगा, माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पर क्या रखा हुआ होगा, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ होगा। आप इसको ऐसे समझिए। तो ये P की डायरेक्शन हो जाएगी, इस तरफ P की डायरेक्शन हो गई, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आप इस पर फोर्स इजीली बता सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन तो इसका क्या है, फोर्स। सेकंड क्वेश्चन है टॉर्क। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो तो क्या फाइंड करना है, फोर्स। और ऐसी कंडीशन में हम फोर्स के लिए, मैंने आपको लास्ट टाइम फॉर्मूला क्वांटिटेटिव डिस्कशन में किया था, है ना। फोर्स इक्वल क्या था वो, F इक्वल P
P इंटू डी है ना, डेली डिवाइड एल था, मतलब डी डिवाइड डी एल हो जाएगा। अब आप बहुत इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। देखो P की वैल्यू आपको गिवन है 10⁵, सॉरी 10⁻⁷ है P की वैल्यू। तो देखिए 10⁻⁷ इंटू डी डिवाइड डी एल कितना गिवन है, 10⁵ गिवन है। तो बताइए फोर्स कितना अप्लाई हो रहा होगा, 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 न्यूटन हो जाएगा। इतना फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है। अब ये जो फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, आप इसको भी आप डिस्कस कर लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और ये इधर ही इंक्रीज हो रहा है। इधर इंक्रीज हो रहा है मतलब माइनस क्यू चार्ज स्ट्रॉन्ग फील्ड में होगा और प्लस क्यू चार्ज वीक फील्ड में होगा। और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा होगा, मतलब ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, माइनस जेड एक्स एक्सिस, है ना, माइनस जेड एक्स एक्सिस के अलोंग इस पर रिजल्टेंट फोर्स लगने वाला है। फाइनली जो क्वेश्चन है सेकेंड, टॉर्क के लिए। अब देखो टॉर्क बहुत ही सिंपल है। टॉर्क के लिए आपको फोर्स की नीड होगी, ठीक है, और जो इनका सेपरेशन है वी नो टो इक्वल पीई होता है। टो इक्वल क्या होता है, पीई साइन थीटा, ठीक है, पीई साइन थीटा होता है। अब आप देख सकते हो ई की डायरेक्शन इधर है, पी की डायरेक्शन इधर है, मतलब पी और ई ये एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल है तो थीटा अपन जानते हैं ये कितना होगा, 180 डिग्री। सो टो विल बी 0, मतलब इस पर टॉर्क कितना लग रहा होगा, 0 होगा। और इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा, 10⁻⁻2 होगा, माइनस जेड एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो ये आज हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, हमने इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया, ठीक है। आप और भी न्यूमेरिकल देखेंगे तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। ओके अब आगे हम नेक्स्ट और एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। एक सिंपल सा बेसिक न्यूमेरिकल है जो 12th बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है। देखो क्वेश्चन क्या है कि अपने पास में 3 चार्जेस है, -q है, -q एन प्लस 2q, और तीनों चार्ज को हम कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रख देते हैं। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इस पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये सेपरेशन का एल होगा, यहाँ पर एक -q चार्ज है, यहाँ -q चार्ज है और यहाँ +2 की चार्ज है। पूछा क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट पूछा है। अब आप देख सकते हो कि जो -q चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है ये वाला जो होगा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, दैट विल बी P1 एंड दैट विल बी P2, ओके। आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये एंगल जानते ही हो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। बस आप सिंपली एक काम कर लीजिए, P1 और P2 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। आप देखोगे P1 और P2 की वैल्यू दोनों की कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी, है ना। ये यहाँ पर +2q को आप दो चार्ज में डिवाइड कर दीजिए, +q एंड +q, तभी तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाएंगे। तो एक की तो डायरेक्शन इधर होगी, एक की डायरेक्शन इधर होगी। तो आप सिंपली यहाँ पर बता सकते हो कि जो P1 और P2 होंगे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, और ये किसके इक्वल होंगे, ओनली Q1 के इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, दैट इज Q1, ठीक है। और दोनों की डायरेक्शन क्या है ना, 60 डिग्री एंगल पर है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम फाइंड करना चाहते हैं। तो दोनों है ना ये इक्वल है। अब आप सोचिए दोनों इक्वल है। अब आप पैरेललोग्राम लो यहाँ पर यूज करना चाहोगे, और मैंने एक ट्रिक पहले ही आपको बताई हुई है ना, सुपरपोजिशन वाले में, ठीक है। तो ट्रिक क्या थी अपनी कि अगर 60 डिग्री एंगल होता है और दो वैल्यू अगर दो वेक्टर क्वांटिटी अगर सेम होती है तो उसका रिजल्टेंट √3 इंटू दिस क्वांटिटी हो जाएगी। तो इसका फाइनली जो रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट होगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, एंड दैट विल बी P इक्वल √3 P1 और P2 कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। सो P इक्वल √3 QL, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कूलम इंटू मीटर। या इसको आप पूरी तरीके से सोल्व करना चाहो, ठीक है, सब्जेक्टिव तरीके से, तो आपको क्या करना होगा, P इक्वल पैरेललोग्राम लो यूज करोगे, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 इंटू P2 cos 60 डिग्री हो जाएगा। सो P इक्वल
P1 means Q square L square plus Q square L square plus 2 Q square L square cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। सो P इक्वल क्या बनेगा 3Q स्क्वायर L स्क्वायर, सो P इक्वल टू √3QL। ठीक है, फाइनली आंसर यही होगा। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक मालूम होनी चाहिए जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताई हुई है। 120 डिग्री के लिए वही रहती है, सेम ही रहती है। ठीक है, 60 डिग्री के लिए √3 से मल्टीप्लाई हो जाती है और 90 डिग्री के लिए √2 से मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इसमें सेम रहना चाहिए, तब आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, तो ये वाला न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वैसे कंप्लीट हो चुका है, मैंने इस पर कुछ एप्लीकेशंस ले ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, रीड करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, एंड गॉस थ्योरम। ओके, थैंक यू।